उसके उपरांत हमने ये देखा था कि संघ की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351 में अलग अलग बातें हैं। और उसमें से खास करके संघ की राजभाषा के लिए अनुच्छेद 343 खंड 1, खंड 2, खंड 3 यह अनुच्छेद हमने देखा था। उसके उपरांत राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति, इसमें अनुच्छेद 344 खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 और खंड 6, ये सारी बातें हमने देखी थी। आज हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ रहे हैं जो 345, 346, 347 में है। इन 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य की राजभाषाओं पे चर्चा की गई है। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद की भाषा, केंद्र की राजभाषा, उसी प्रकार की राज्य की राज्य भाषाओं पर भी विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने राज्य की भाषाओं पर, राज्य भाषा पर या राज्य की राजभाषाओं पर आधारित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं, 345, 346 और 347। इसमें हम पहले अनुच्छेद की ओर जाएंगे। 345वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी का अंगीकार कर सकेगा। मतलब देखिए, समझिए महाराष्ट्र जैसा राज्य है, तो महाराष्ट्र जैसे राज्य ने क्या करना है कि अपने विधानसभा और विधानमंडल में विधि के मतलब कायदे के अनुसार बाकायदा यह उपबंध करना चाहिए, यह निश्चित करना चाहिए कि राज्य की कोई एक भाषा अथवा अनेक भाषाएं, मतलब एक से अधिक भाषाएं अथवा हिंदी को वह अपने राज्य में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेंगे। उस समय महाराष्ट्र राज्य नहीं बना था, उस समय मुंबई इलाका था। बाद में 1 मई 60 में महाराष्ट्र बना। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंध न करें, तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग जारी रहेगा, जिसके लिए संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग में ली जाती थी। अब देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह कही है कि राज्य कोई भी हो, उस राज्य में अंग्रेजी भाषा उस कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाएगी जिस कामकाज के लिए यह संविधान बनने से पहले प्रयुक्त की जाती थी। फिर से कह रहा हूं, देखें, मतलब ये राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों पर अवलंबित हैं कि वे अंग्रेजी को राजभाषा रखें अथवा नहीं। अगले अनुच्छेद 346 में यह कहा गया है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय, मतलब उस समय, प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच के संचार के लिए राजभाषा होगी। परंतु यदि 2 या अधिक राज्य करार करते हैं, अनुबंध कर लेते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 राज्य हों, आपस में अगर करार करते हैं, समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं कि वे हिंदी का ही प्रयोग करेंगे आपसी के
मतलब एक राज्य उसे तो अधिकार दे दिया है कि उसके विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद को कि वे अपनी राजभाषा का निर्धारण करें, चाहे वो उस राज्य की राजभाषा हो, अनेक राजभाषाएं हो या फिर हिंदी हो। उसी तरह यह भी कहा गया है कि दो राज्य आपसी व्यवहार, राजकीय प्रयोजन युक्त व्यवहार अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं या अपनी भाषा में कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी कह दी है कि जो संचार होता है मतलब केवल राज्य राज्य के बीच नहीं, राज्य का अंतर्गत, एक राज्य का अंतर्गत सारा राजकीय व्यवहार, दो राज्यों का एक दूसरे के बीच होने वाला राजकीय व्यवहार, और केंद्र और राज्य मतलब संघ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच होने वाला व्यवहार भी हिंदी में हो, इसका निर्धारण करने का अधिकार केवल और केवल उस राज्य के विधानमंडल को दिया गया है, विधानसभा और विधान परिषद को दिया गया है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त जन समुदाय यह चाहता है कि उसकी अपनी भाषा को मान्यता दी जाए, राजमान्यता, राजभाषा के रूप में, और राज्य में समस्त या किन्हीं शासकीय या राजकीय प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग हो, तो राष्ट्रपति इस उद्देश्य का निर्देश दे सकता है। मतलब केवल उस राज्य की जनता या जन समुदाय ये नियत कर ले कि हमें अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में नहीं चाहिए, हिंदी भी राजभाषा के रूप में नहीं चाहिए, हम अपनी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो वो उस प्रकार का काम कर सकते हैं और राष्ट्रपति इसके लिए निर्देश दे सकते हैं। मतलब देखिए इन तीनों परिच्छेदों में या तीनों अनुच्छेदों में 345, 346 और 347 में राज्य से संबंधित राजभाषा के प्रावधान जुड़े हुए हैं। यानी राज्य का जो विधानमंडल है, जिसको हम दो उसके सदन विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, इन दोनों को ये अधिकार होगा कि वे अपनी भाषा का चयन कर सकें अथवा हिंदी का चयन करें, लेकिन अंग्रेजी चलती रहेगी तब तक जब तक ये विधिमंडल स्वीकार न करें। और साथ ही साथ एक बात और भी यहाँ बताई गई है, वह यह बात है कि दो राज्य आपस में अगर समझौता कर लेते हैं कि हमें व्यवहार हिंदी में ही करना है तो भी उसके लिए मंजूर है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल और जन समुदाय अगर ये तय करें कि हिंदी भी नहीं, अंग्रेजी भी नहीं, अपनी किसी अन्य भाषा को ही वे राजभाषा के रूप में, राज्य की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो वे इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं और उसके उद्देश्य से राष्ट्रपति इस उद्देश्य का निर्देश भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये तीन अनुच्छेद हमने देखे जो राज्य की राजभाषाओं के संबंधित थे। अब आगे देखिए कि उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में, उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में अनुच्छेद 348 और 349 क्या कहते हैं। देखिए मतलब देखिए कि अनुच्छेद 348, 349, 350 और 351 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ बातें हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ। अब देखिए अब आ रही है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, अब आ रही है हाँ। ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि उच्च न्यायालय की जो भाषा है और उच्चतम न्यायालय की भाषा, उच्चतम न्यायालय जिसको हम मराठी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र में एक ही है, तो अनुच्छेद 348 और 349 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधित ये दो अनुच्छेद हैं। मतलब देखिए संविधान के अनुच्छेद 348 और 349 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बोली जाने वाली, प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संबंधी ये दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इनमें यह स्पष्टतः बताया गया है कि जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था न की जाए, मतलब संसद जब तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात उच्चतम न्यायालय में
प्रयुक्त होने वाली भाषा पर कोई अंतिम निर्णय न ले तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। क्या कहा है उन्होंने, देखिए, उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी में ही होगी, परंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य की राजभाषा या हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। अब यहाँ देखिए एक बात कही कि संसद के अधीन रहते हुए, संसद में जो बैठे हुए सांसद हैं, मतलब चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, ये सब जब तक उच्चतम न्यायालय के भाषा के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते पक्का, तब तक अंग्रेजी ही उच्चतम न्यायालय की भाषा रहेगी, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, औरंगाबाद है, नागपुर है, ये जो खंडपीठ है उच्च न्यायालय के, मतलब एक ही राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसके प्रादेशिक या विभागीय मुख्यालय में एक एक उसका खंडपीठ रहता है। तो उसमें भी जितने भी उच्च न्यायालय और उसके खंडपीठ हैं, उनमें वह राज्य उनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा का निर्धारण कर पाएंगे। अर्थात ये उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वे अंग्रेजी के स्थान पर किसी राज्य की अपनी किसी भाषा अथवा हिंदी का प्रयोग करने की मान्यता दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि राज्य उच्च न्यायालय की उस राज्य की, नहीं, राज्य की कोई राजभाषा, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, वह अपने ही उच्च न्यायालयों की अपने राज्य की राजभाषा को उच्च न्यायालय की या उच्च न्यायालय के खंडपीठों की भाषा के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं। लेकिन एक बात और भी यहाँ कही गई है कि संसद और विधानमंडल, मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों और विधानमंडलों, अर्थात उस राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा जो पारित किए जाते हैं, जो विधेयक हों, अध्यादेश हों, नियम हों, विनियम हों, अधिनियम हों, इन सब का अंग्रेजी पाठ ही प्राधिकृत माना जाएगा। मतलब चलते चलते देखिए कि हम स्वतंत्र तो हो गए, मतलब हमारे संसद में ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जो हमें बार बार अंग्रेजी की गुलामी करने पर मजबूर कर रही थी। उसमें से ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। क्या कहा गया है इन्होंने कि मतलब संसद हो, यानी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या राज्य स्तरीय सारी विधानसभाएं, विधान परिषद हो, उनमें पारित होने वाले जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने ही संस्थाव हैं, जितने भी विधेयक हैं, जितने भी अध्यादेश हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी विनियम हैं, जितने भी अधिनियम हैं, वे सारे के सारे चाहे वो हिंदी में लिखे जाएं, लेकिन उसका अंग्रेजी पाठ ही अधिकृत माना जाएगा। पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ, सही, ये सच्चाई है। अब चलते हैं, देखिए, ये तो हुआ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और उसके खंडपीठों की भाषा के बारे में। आगे ये कहा गया है 350वें अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार है। देखिए, इसके पहले क्या कहा गया था कि संसद में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधिमंडल, विधानसभा और विधान परिषद हो, वहां जितने भी प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे वे सारे के सारे अंग्रेजी का उसका पाठ ही प्राधिकृत माना जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है कि वो न अंग्रेजी में अपनी बात कर सकता है, न हिंदी में बात कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह राज्य के या संघ के प्राधिकारी या अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी अन्य भाषा में अपना अभ्यावेदन दे सकता है। मतलब समझिए, मैं हूं, मुझे केवल मराठी आती है,
तो मुझे अच्छी तरह अंग्रेज़ी नहीं आती, अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती, तो मैं अपनी शिकायत मैं अपनी भाषा में मराठी में कर सकता हूँ। इस प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो जनता के पक्ष में है, पहला प्रावधान यहाँ दिखाई देता है। मतलब संसद को जो अधिकार नहीं है, विधानमंडलों को जो अधिकार नहीं है, वो अधिकार एक सामान्य नागरिक को दिया गया। लेकिन सामान्य नागरिक कोई नीति निर्धारक आमदार खासदार नहीं होता, इसलिए ये अधिकार भी बहुत कम पड़ जाते हैं। मतलब कोई व्यक्तिगत रूप में अपनी शिकायत को अंग्रेजी या हिंदी भाषा में नहीं रख सकता, तो वह अपने राज्य की भाषा में अपनी शिकायत का अभ्यावेदन अपने आधिकारिक तक पहुंचा सकता है। यह सामान्य व्यक्ति का बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन इसे भी कुछ सीमाएं वहाँ बांध दी गई, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति के लिए कहा गया है, आमदार खासदारों के लिए नहीं कहा गया। अब आगे देखिए कि अगर हिंदी का विकास करना है तो उसके बारे में भी, यानी हमने अब तक देखिए कि विधानमंडलों की, संसद की भाषा देखी, न्यायालय की भाषा देखी, उच्चतम न्यायालय की भाषा देखी, सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठों की भाषा देखी, राज्य की राजभाषाएं देखी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हिंदी को संघ की राजभाषा बनानी है, बन चुकी है वह, तो उसके लिए भी कुछ विकास के लिए उसके प्रयोग करने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ ज़्यादा बातें सोचनी पड़ेंगी। इसलिए अगले आने वाले अनुच्छेद, जो अंतिम अनुच्छेद है इस संविधान के प्रावधानों का अलग अलग, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें देखिए, अनुच्छेद 351 ये कहता है कि यह भाषाई उपबंधों में सबसे महत्वपूर्ण उपबंध है। इसके अनुसार हिंदी भाषा की प्रसार करना, वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति से सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची, मतलब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनकी बात, 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लेखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मतलब अगर हिंदी का विकास करना है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, तो आपको अकेली हिंदी का प्रचार प्रसार करने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत एक सामासिक संस्कृति का देश है। मतलब इसमें अनेक संस्कृतियां हैं, इसमें हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति है, जैन संस्कृति है, सिख संस्कृति है, फारसी संस्कृति है। तो ये हुए धार्मिक आधार पर अलग अलग संस्कृतियाँ। फिर राज्य के आधार पर अलग अलग महाराष्ट्रीय संस्कृति, कर्नाटकी संस्कृति, गुजराती संस्कृति अलग है। उसी प्रकार से उपासना के अधिकार पर, उपासना पद्धतियों के आधार पर भी अलग अलग हमारे यहाँ संस्कृतियाँ हैं। लोक संस्कृति हैं, आदिवासियों की संस्कृतियाँ हैं, निम्न वर्ग की संस्कृतियाँ हैं, मध्य वर्ग की संस्कृति हैं, उच्च वर्ग की संस्कृति हैं। ये जो सारी संस्कृतियाँ हैं, और इतना ही नहीं, भाषा की भी अपनी संस्कृति है। मराठी भाषा की अपनी संस्कृति है, गुजराती भाषा की अपनी संस्कृति है, बंगाली भाषा की अपनी संस्कृति है। तो ये जो सामासिक, मतलब एकत्रित अगर देखा जाए संपूर्ण भारतवर्ष की अलग अलग भाषाओं की संस्कृतियों का एक समुच्चय देखा जाए, तो उस संस्कृति को देखा जाए, तो उसमें जो भी तत्व हैं उन सब की अभिव्यक्ति होनी चाहिए हिंदी के माध्यम से। चूंकि हिंदी केंद्रीय राजभाषा है, संघ की राजभाषा है, इसलिए उसमें ये विकास करते समय हिंदी का उसमें ये इस बात का समावेश होना जरूरी है कि वो भारत की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके, उसके अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और उस संस्कृति की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी भाषा या 8वीं अनुसूची में, अब हिंदी यानी हिंदुस्तानी, और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं
असमिया है, उड़िया है, बंगाली है, मराठी है, मलयालम है, मणिपुरी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसी प्रकार से कश्मीरी है, डोगरी है, बोडो है, नागा है, उस मणिपुरी है। तो ये जो 22 भाषाएं हैं, इनकी संस्कृति में हस्तक्षेप किए बिना, उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना, ये जो सारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं के रूप को, शैली को और पदावली को हिंदी ने आत्मसात करना चाहिए। ये हिंदी का कर्तव्य है, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और केंद्र की राजभाषा है और 8-9 राज्यों की भी राजभाषा है। इतना ही नहीं, वो आगे जाकर कहते हैं कि अगर वो हिंदी कुछ शब्द कन्नड़ से लेती है, हिंदी कुछ शब्द मराठी से लेती है, बंगाली से लेती है, गुजराती से लेती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ से लेती है, कश्मीरी से लेती है, डोगरी से लेती है, बोडो से लेती है, मणिपुरी से लेती है, संथाली से लेती है, तो वो शब्द जरूर लें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि शब्दों की अगर कमी पड़ जाती है तो उसके लिए हिंदी का जो प्रधान शब्द स्रोत है, संस्कृत का इस्तेमाल करें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर कुछ नए पारिभाषिक शब्द गढ़ने हैं, कुछ नए शब्दों का निर्माण करना है, नए शब्दों का निर्धारण करना है, तो हमारी संस्कृति का जो उत्स है, उद्गम है, उस संस्कृत भाषा के अधिक से अधिक शब्द लें और गौणतः, मुख्यतः संस्कृत भाषा से शब्द लें और गौणतः जो 22 भाषाएं हमारी, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, मणिपुरी, डोगरी, इन सारी भाषाओं से गौणतः शब्द ग्रहण करें। ध्यान रखिए, इसलिए ये जरूरी है समझने के लिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि संस्कृत हमारी उत्स भाषा है, उद्गम की भाषा है, भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी है। इसलिए संस्कृत से शब्द अधिकतर मुख्यतः ले लिए जाएं और गौणतः अन्य भाषाओं से लिए जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि अगर हिंदी का विकास करना है, हिंदी को और अधिक प्रचार प्रसार के योग्य बनाना है, तो हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 में ये कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण उपबंध के रूप में कहा गया है कि, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति से सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत भाषा से तथा गौणतः वैसे उल्लेखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 120, संविधान के अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 351, इन 11 अनुच्छेदों के बीच संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की गई है। अब ध्यान रखिए, संविधान में इतना ही लिखा है राजभाषा के रूप में, ऐसा नहीं है। इसके अलावा समय समय पर आदेश निकाले गए, अधिनियम बनाए गए, नियम बनाए गए, संकल्प बनाए गए, इनका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें हम 2-3 बातों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा समय समाप्त होते आ रहा है, केवल हमारे 10 मिनट बाकी हैं, तो इसमें हम केवल राष्ट्रपति के आदेश में से 27 मई 1952 का राष्ट्रपति आदेश आपके सम्मुख रख करके आज हमारे विचारों, देखिए 27 मई 1952 के राष्ट्रपति के आदेश में जो कहा गया है वो हम आपके सम्मुख रखते हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 343, 44 के अनुसार हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय
संसद के दोनों सदनों से अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से एक संसदीय समिति का गठन करेंगे, जो पहले जो आयोग बैठाया था उस आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करके राष्ट्रपति को उसके रिपोर्ट करेंगे, इस प्रकार से कहा था। तो उसके बारे में ये आदेश है। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को एक आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी किया? राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायालयों के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों में संघ के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहा है? देखिए इन्होंने, मतलब राज्य के जितने भी राज्यपाल हों, राष्ट्रपति का आदेश है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति हमारी लोकतंत्र का प्रमुख है और उसको साथ देने वाले प्रधानमंत्री वगैरह केंद्र स्तर पर हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह। तो ये आदेश है 27 मई 1952 का राष्ट्रपति आदेश। यह बताता है कि राज्यों के जो राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश जो हैं, उच्च न्यायालयों के जितने भी न्यायाधीश हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है उनके अधिपत्रों में संघ के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ, ध्यान रखिए, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस आदेश के अनुसार जितनी भी नियुक्तियां उस समय की गई होंगी, उन नियुक्तियों में हिंदी भाषा का अंग्रेजी के साथ साथ ध्यान रखिए, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का, देवनागरी लिपि में आबद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने का आदेश है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी अंकों का भी प्रयोग हो। जो इसकी पहली तासिका में हमने भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप और देवनागरी अंक कैसे हैं, ये मैंने आपको टाइप करके बताया था, वो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए कि इस आदेश के अनुसार राष्ट्रपति ने ये कहा है कि राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्तियां हों, सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हों उनकी नियुक्तियां हों, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हों उनकी नियुक्तियां हों, उनकी नियुक्तियों के जितने भी पत्र हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने चाहिए, और जिसमें जो आंकड़े प्रयुक्त होते हैं वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी अंकों में भी प्रयुक्त होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश उस समय निकाला गया था। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश 1955 की भी हम बात करके आज यहाँ रुक जाएंगे, हमारे 5-6 मिनट रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 2 के अधीन राष्ट्रपति ने संविधान अर्थात सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा आदेश 1955 भी जारी किया। यह आदेश जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार के निम्नलिखित कार्यों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को भी प्राधिकृत किया गया। केवल अंग्रेजी नहीं, हिंदी को भी प्राधिकृत किया गया। कौन सा? पहला, जनता के साथ पत्र व्यवहार, क्योंकि जनता अंग्रेजी नहीं जानती, ध्यान रहे, अधिकतम जनता आज भी अंग्रेजी नहीं जानती। जनता के साथ जो पत्र व्यवहार होगा वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगा। मतलब जो सार्वजनिक सूचनाएं होंगी, सार्वजनिक पत्र होंगे, सर्कुलर होंगे, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी निकालने पड़ेंगे। दूसरी बात यहाँ कही है कि प्रशासनिक रिपोर्ट हो, सरकारी पत्रिकाओं हो या संसद में प्रयुक्त किए जाने वाले रिपोर्ट हो, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। तीसरी बात यहाँ ये कहे कि सरकारी संकल्प तथा विधायी अधिनियम, मतलब
सरकार जो भी संकल्प लेती है या जो भी विधि के द्वारा नए नए विधेयक बनाती हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। चौथी बात ये की गई है कि जिन राज्य सरकारों ने हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपना लिया है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, जो उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उनके साथ सारे पत्र व्यवहार हिंदी में होंगे। अंग्रेजी में तो होंगे ही, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होंगे। पांचवी बात यह कही गई है यहाँ कि जितने भी संधि पत्र होते हैं, करार होते हैं, समझौते होते हैं, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। छठी बात कही है, अन्य देशों की सरकारों तथा उनके दूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जितने भी पत्र व्यवहार होते हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, केवल भारत के अंतर्गत बात नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी जो भारत के संबंध हैं, अन्य देशों की जो सरकारें हैं, उनके राजदूत हैं या उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके साथ जो पत्र व्यवहार होता है वो अंग्रेजी में हो, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। और अंतिम बात ये सातवीं कही गई है यहाँ कि राजनयिक, काउंसिलीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनको जारी किए जाने वाले औपचारिक कागजात वो सारे के सारे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। मतलब कोई एक राजदूत भारत का इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, अन्य देशों में है, तो उसके सारे कागजात, उसके नियुक्ति पत्रों से लेकर के सारे कागजात अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने चाहिए, चाहे वह राजनयिक अधिकारी हो, चाहे वो काउंसिलीय अधिकारी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस जैसा संगठन हो, उसमें जितने भी भारतीय प्रतिनिधि जाते हैं वे सारे के सारे वो भी अंग्रेजी के साथ साथ उनके प्राधिकृत पत्र जितने होते हैं वे सारे के सारे औपचारिक कागजात जितने भी होते हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हों। यहाँ आज हम ठहर जाते हैं। कल की तासिका में हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति आदेश 1960, इसको जरा डिटेल में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा नियम 1976 इत्यादि पर चर्चा विस्तार से करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।